पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या फिर साउथ हो। हर जगह से हमें चैलेंजेस का सामना है इस वक्त। और जियोपॉलिटिक्स में हम अक्सर अप्स एंड डाउन्स देखते रहते हैं। आज से 2-3 माह पहले जब पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट्स करवा रहा था तो पाकिस्तान की वाह वाह हो रही थी, लेकिन अभी जो हालात डेवलप हो रहे हैं, अमेरिका और ईरान की जंग इंटेंसिफाई हो रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मसला सेटल डाउन नहीं हो रहा। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कहां से पाकिस्तान को शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान का चैलेंज और उनकी भारत से बढ़ती हुई कुर्बत। उसके अलावा हम देखेंगे पाकिस्तान के चैलेंजेस ईरान और यूएस जंग की वजह से, और इसके अलावा इसके एडजेसेंट जो नए कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म ले रहे हैं सऊदी अरब से रिलेटेड, पाकिस्तान की ये मुश्किलात और किस तरह अफगान तालिबान और भारत क्लोज हो रहे हैं, उनकी बढ़ती हुई कुर्बत को भी हम देखेंगे कि वो किस लेवल पर दोस्तियां कर रहे हैं और क्या पैगामात देने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या डील्स हो रही हैं भारत और अफगानिस्तान के दरमियान। आइए जानते हैं। तो अभी रिसेंटली तालिबान के एक और मिनिस्टर ने भारत का विजिट किया है, और ये हैं अब्दुल्ला उमारी, जो कि तालिबान के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लाइव स्टॉक, यानी जिन चीज़ों का ताल्लुक फूड सिक्योरिटी से होता है, और इनका विजिट हुआ है भारत में। और भारत में जाकर इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इंडिया में खड़े होकर उन्होंने भारतीयों को मुखातिब करके कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक ही है, यानी हम भाई भाई हैं और हमारे दरमियान जो दोस्ती है वो बहुत गहरी है। और याद रहे कि इस वक्त भारत में बीजेपी की सरकार है, जिनका रवैया अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ कैसा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी साहब बाहर जाते हैं उनको सारे मुसलमान अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डील्स वगैरह साइन करनी होती हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, मिस्र हो। तो यहाँ पर इनकी दोस्तियां बहुत गहरी हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि बहुत से लीडर्स के लिए जियो पॉलिटिक्स में कोई दीन ईमान नहीं होता, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तालिबान भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम तो भाई हैं, हमारा डीएनए भी सेम है। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे तशवीश की बात है वो ये कि पिछले 9 माह में 4 तालिबान के मिनिस्टर्स ने भारत का विजिट किया है। एक इनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी, जिनका हमने डिटेल में एनालाइज किया था कि उन्होंने भारत में क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, और भारत में दारुल उलूम देवबंद का भी विजिट किया था और वहां के स्कॉलर्स से मुलाकात की थी। और उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक अप्रोच थी वो खत्म हो चुकी है। उस पॉलिसी का ऑफिशियली उस दिन खात्मा हो गया था। जब तक कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई मेजर चेंज नहीं आता, पाकिस्तान की वो पॉलिसी खत्म हो गई है। यानी पाकिस्तान जो हमेशा एलाय बनाने की कोशिश करता था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को, कि अगर फ्यूचर में इंडिया के साथ कोई हमारा पंगा हो जाता है तो ये हमारे एलाय होंगे, वो चीज अब खत्म, बल्कि अब वो भारत के एलाय बन रहे हैं और भारत इनकी मदद कर रहा है डिफरेंट फील्ड्स में। और पिछले 9 माह में 4 मिनिस्ट्रीज ने विजिट किया है भारत का। एक तो ये इनके एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी, नवंबर में नूरुद्दीन अजीजी जो कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैं, उन्होंने भारत का विजिट किया, और फिर नूर जलाल जलाली जो कि तालिबान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो 4 मिनिस्ट्रीज हैं जिनका ताल्लुक है खुराक से, जिनका ताल्लुक है हेल्थ से, जिनका ताल्लुक है ट्रेड से, जिनका ताल्लुक है फॉरेन मिनिस्ट्री से, ये 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज तालिबान की पिछले 9 माह में भारत के साथ एंगेज कर रही हैं, और पाकिस्तान के साथ तकरीबन सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये हमने पिछले साल इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पों के बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब हम सारी ट्रेड खत्म कर देंगे। ये फैसला उनका यूनिलैटरल नहीं था, उससे पहले पाकिस्तान ने भी सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद की हुई थी कई दिनों से, कई माह से। तो उन्होंने भी कहा कि अब हम पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट को टाटा बाय बाय कहेंगे, और अब हम फोकस करेंगे ईरान की चाबहार पोर्ट, सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते, और फिर चाइना के साथ वखान कॉरिडोर की कनेक्टिविटी। और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। लेकिन उसके बाद जंग शुरू हो गई, और जो चाबहार वाला रास्ता था यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो रास्ते भी बंद हो गए अफगानिस्तान के लिए। और सेंट्रल एशिया के पास इस वक्त सिर्फ
सिर्फ एक रास्ता रह गया है पोर्ट्स को एक्सेस करने का, करीबी रास्ता, वो है पाकिस्तान का रास्ता। और ये हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर से वो ट्रेड कॉरिडोर्स निकाले हैं जिनसे पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो जारी है, और पाकिस्तानी पोर्ट्स पर एक्टिविटी बढ़ गई है जो कि एक अच्छा साइन था। लेकिन अगेन उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। BLA पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, और इसराइल जितना ज्यादा नाखुश था पाकिस्तान के इस किरदार से कि पाकिस्तान ने मीडिएशन क्यों करवाई, क्यों पीस डील करवाने की कोशिश की, उसने पाकिस्तान को पैगाम भी दिया है BLA के जरिए। और जो खतरनाक हमले आजकल हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और उसका फिर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन शबान लॉन्च किया है, मिलिट्री फोर्सेस ने, FC ने, आर्मी ने, ताकि इनको एलिमिनेट किया जाए। लेकिन वहां भी पाकिस्तान को चैलेंजेस आ रहे हैं टफ टेरेन की वजह से। वहां की जो लैंड है वो सिंपल नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है, और पहाड़ों की इतनी लेयर्स हैं कि ये BLA वाले छुप जाते हैं। आप एक एरिया को भी कवर कर लो, क्लियर कर लो, वो तीसरी चौथी लेयर पर जाकर बैठ जाएंगे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड वहां पर जमीन है, इतने पहाड़ हैं, गारें हैं, और माउंटेन्स की बहुत ज्यादा लेयर्स हैं जो कि इनको एक डेप्थ प्रोवाइड करती हैं। और इसी तरह हमने देखा है कि मोसाद जिस तरह पेनिट्रेट करती है ईरान में, और अब अमेरिका जिस तरह साउथ ईरान को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो साउथ ईरान में मजीद केओस फैलेगा। साउथ ईरान का सिस्तान बलोचिस्तान का प्रोविंस पाकिस्तान के बलोचिस्तान से लगता है, तो जितने ज्यादा वहां पर अनसर्टेनिटी होगी, केओस होगा, इजरायली मोसाद को फायदा होगा। और BLA को मोसाद हेल्प कर रही है, और भारत की इंटेलिजेंस भी इस केओस का फायदा उठा रही है। और भारत तो शुरू से ही BLA को कह रहा था इसमें मोसाद का एलिमेंट आ गया है। अब इसमें समंदरों के रास्ते भी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान को यह पैगाम दिया जा रहा है कि तुम होते कौन हो हमें साइडलाइन करके पीस डील करवाने वाले, और तुम्हारी पोर्ट्स पर एक्टिविटी बढ़ेगी, तुम्हारे कॉरिडोर एस्टेब्लिश होंगे सेंट्रल एशिया तक, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी की तैसी। तो ये पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है। और आप देखें कि जब से ये पीस डील साइन करवाई है पाकिस्तान ने, जो कि अभी तो बिल्कुल ही तातुल का शिकार है, उसके बाद से लेकर अब तक बलोचिस्तान कांस्टेंट हमलों का सामना कर रहा है। और पाकिस्तान यही कहता है कि बलोचिस्तान में BLA हो या उसके साथ एडजेसेंट जो KP के एरियाज हैं, यहाँ ज्यादातर दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, और वहां पर इनकी महफूज पनाह गाहें हैं। और इसमें TTP ज्यादा अफगानिस्तान में पनाह लेती है, और BLA की महफूज पनाह गाहें अफगानिस्तान और ईरान दोनों में हैं। और दोनों ममालिक का जो अपना एक केओस है, अपना अनरेस्ट है, वो इनको इस मनूवरिंग का मौका देता है। और फिर पाकिस्तान के भी ये सारे जो ट्राइबल रीजन्स हैं KP के और बलोचिस्तान के, ये भी टफ टेरेन की वजह से पाकिस्तान भी इसकी मैनेजमेंट सही तरह नहीं कर पा रहा, और पाकिस्तान के डेफिनेटली यहाँ पर अपने भी फेलियर्स हैं। अब भारत की बात करें तो वो अफगान तालिबान मिनिस्टर्स को बड़ा जबरदस्त तरीके से वेलकम कर रहा है। भारत के टॉप ऑफिशियल्स उनसे मुलाकात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के फॉरेन सेक्रेटरीज उनसे मिल रहे हैं, और प्रॉपर बायलैटरल टॉक हो रही है। और जो फूड आइटम्स पाकिस्तान से जाया करती थी अफगानिस्तान, वो ट्रेड बंद होने की वजह से नहीं जा रही, तो अब अफगानिस्तान भारत की तरफ देख रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाहे एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हो, चाहे ट्रेड का मिनिस्टर हो, वो भारत से ही अपना अलायंस बना रहे हैं, और भारत भी इनकी मदद करने को तैयार नजर आता है। इसके अलावा बड़ी तादाद में मेडिसिन हैं, वो भी पाकिस्तान से आती थी। उस हवाले से भी तालिबान ने फैसला किया है कि वो ईरान और इंडिया से सिक्योर करेंगे। और ये जो रिसेंट तालिबान के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर ने विजिट किया है भारत का, उन्होंने मजीद इस अज़म को दोहराया है कि भारत अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा। वो कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए अपने पुराने दोस्त भारत और उसकी बिजनेस कम्युनिटी की मदद चाहिए, और हम उनको अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, हम उनको ओपन इन्विटेशन देते हैं। और इसी तरह भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसको रेसिप्रोकेट किया है, और उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस चाहते हैं, और इस हवाले से बातचीत हमारी चलती रहेगी। ये हमने अक्टूबर में भी देखा था मुत्तकी के विजिट के दौरान कि भारत ने इनको मेडिकली भी सपोर्ट किया है। और 2021 में जब भारत यहाँ से भागा था अफगानिस्तान से, तब भारत ने ही इनसे दोस्ती करने की कोशिश की थी। जैसे ही भारत ने देखा कि तालिबान के सिपाही बाढ़ वगैरह उखाड़ कर फेंक रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पर, तो भारत ने वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी और पाकिस्तान से कहा कि हम गंदुम भेजना चाहते हैं अफगानिस्तान में। जब तक हालात
हालात इतने बुरे नहीं हुए थे तब तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अलाउ किया हुआ था कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स भारत को कर सकते हैं, लेकिन भारत अपनी कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हमारे रास्ते अफगानिस्तान को। तो वो ट्रांजिट रूट पाकिस्तान ने पार्शली अलाउ किया हुआ था अफगानिस्तान को, जो कि जीटी रोड से वागा को तोरखम से कनेक्ट करता है और एक कॉरिडोर पाकिस्तान के वेस्टर्न रूट से जाता है और दूसरा ट्रांजिट रास्ता पाकिस्तान ने अफगान्स के लिए खोला हुआ था अपना वेस्टर्न रूट, ये केपी और बलोचिस्तान वाला, जो अल्टीमेटली फिर कराची तक जाता है या गवादर तक। तो वो ट्रांजिट रूट भी अभी बंद पड़ा है अफगान्स के लिए और यही प्लान था कि इसी रास्ते के जरिए हम सेंट्रल एशिया से भी ट्रेड करेंगे, उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, क्योंकि उनके करीब कोई पोर्ट नहीं है तो उनके लिए ये आइडियल रास्ता है। वो कभी ईरान की पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी पाकिस्तान की, तो फिलहाल तो ईरान का ऑप्शन बंद है, तो ये पाकिस्तान की ही पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस रूट में बलोचिस्तान से भी गुजरना पड़ता है और इस वक्त बड़े इलाकों को इन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ है बीएलए ने, और बीएलए टीटीपी से मुंसलिक जो जमातें हैं वो ट्रक्स को लूटती हैं, बहुत सा तिजारती माल उसको वो ज़ाया कर देते हैं या लूट लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फेलियर भी है। यानी सिक्योरिटी के साथ साथ आपके जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं वो भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो इस वक्त हमें क्लियर कट एक कनेक्शन नजर आ रहा है अफगान तालिबान रजीम और भारत के दरमियान। दोनों के रवाबित बढ़ रहे हैं, ट्रेड को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फूड, मेडिसिन, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। भारत कुछ जगहों पर इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि भारत को हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। चाबहार पोर्ट और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उसकी एक एग्जाम्पल है कि भारत टाइमली फंड प्रोवाइड नहीं कर सका और वहां पर चाइना आ गया और अभी तो यूएस धड़ाधड़ उस पोर्ट को भी उड़ा रहा है और भारत और चाइना दोनों का नुकसान हुआ है वहां पर। तो फंड्स का मसला हमेशा रहता है भारत को, वो भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है कि ट्रबल्ड एरियाज में जाकर इन्वेस्ट करे जिस तरह चाइना करता है। चाइना ये अफोर्ड कर सकता है वहां के लॉसेज, लेकिन भारत नहीं कर सकता। उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डेफिनेटली सिक्योरिटी सिचुएशन को भी ज़हन में रखते हैं कि हम इतनी रिस्की जगह पर पैसा क्यों लगाएं। चाइना ये कर सकता है, भारत नहीं कर सकता, और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाइना अफगानिस्तान में भी मेजर लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें एक्सट्रैक्शन है, माइनिंग है, डैम प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड कनेक्टिविटी है। चाइना इस हवाले से काम कर रहा है और चाइना को यहाँ अपना भी फायदा नजर आता है। ना सिर्फ इनकी अफगानिस्तान से ट्रेड बढ़ती है बल्कि BRI का स्कोप भी वसी होता है और उसके लिए ये वखान कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और अफगानिस्तान से चाइना को ईरान तक की भी एक्सेस मिलती है। तालिबान ये चाहते हैं कि भारत के साथ जो इनका छोटे लेवल पर एक कोऑपरेशन चल रहा है, फूड, मेडिसिन, एम्बुलेंसेज, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और भारत अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में भी हमारी मदद करे, जैसा कि रोड्स वगैरह बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान में फंड्स की कमी है तो उनको भी अब पार्टनर्स चाहिए। रशिया ऑफिशियली तस्लीम कर चुका है, चाइना इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखे हुए है, कतर, UAE, सऊदी अरब, तुर्की भी इनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान इन सब में आगे था, लेकिन पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और पाकिस्तान जिसका अमला वहां पर मौजूद था 2021 में और पूरी दुनिया दुम दबाकर भाग रही थी, हम वहां पर बैठे हुए थे, बड़े मजे से बैठे हुए थे और अब हम उन पर बमबारी कर रहे हैं और उसकी रीजन वही है, दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें। और जब मुत्तकी भारत का विजिट कर रहे थे अक्टूबर में लास्ट ईयर, उस वक्त हमने देखा था कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी। कुछ एनालिस्ट का यह भी कहना था कि पाकिस्तान को यह भी गुस्सा है अफगानिस्तान पर कि आप हमारे दुश्मन के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। तो अफगानिस्तान की यही पॉलिसी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की खातिर वो भारत को नहीं छोड़ेंगे और भारत से अपना कोऑपरेशन बढ़ाते रहेंगे और जितना ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशंस बढ़ेंगी उतना ही ये भारत के पास जाएंगे और इतनी फिर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देंगे कि हमारा DNA सेम है, हम भाई हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है। तो इस तरह की चीजें, हालांकि हमें पता है हिस्टोरिकली बात करें तो एक बड़ा ट्रबल्ड पास्ट है अफगानिस्तान का और इंडिया का। इंडिया में बहुत से लोगों ने कभी भी अफगानिस्तान के हुक्मरानों को तस्लीम किया ही नहीं और वो अपने मीडिया पर अपना जो पूरा उनका नैरेटिव है उसमें इनकी बैशिंग करते हैं कि अफगान हमलावरों ने हमें सिर्फ मारा है, लूट मार की है और इस हवाले से वो मूवीज़ वगैरह भी बनाते हैं। 2021 में भी जब तालिबान ने काबुल कैप्चर किया था और पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत जमाई थी, उस वक्त भी इनकी बड़ी लफ्जी जंग चल रही थी भारतीयों से और भारतीय ऑब्वियसली इनको लताड़ रहे थे और पाकिस्तानी और अफगानी भाई भाई नजर आ रहे थे।
और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुक हिस्ट्री की शायद लोएस्ट सतह पर हैं। और पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात यह है कि इन झड़पों में तालिबान का एक सोल्जर जब जख्मी हुआ तो उसका ट्रीटमेंट दिल्ली के एक मेडिकल सेंटर में हुआ। तालिबान और भारत के इल्हाक को पाकिस्तान डेफिनेटली कॉशन के साथ देखता है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट समझता है, क्योंकि भारत का एक पास्ट है अफगानिस्तान में नेगेटिव एक्टिविटीज का। जब अमेरिका आया था इस रीजन में तो भारत को बहुत खुलकर मौका दिया गया था अमेरिकन की जानिब से। उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए। फिर अमरुल्ला साले, हमदुल्ला मुहिब, ये सब भारतीय एजेंसियों के साथ करीबी राब्ते में थे। तो भारत को एक पुराना एक्सपीरियंस भी है काबुल से बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। और अब भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो 2021 में पाकिस्तानी एनालिस्ट समझ रहे थे कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, वो हमारे हाथ से निकल गई। और इसलिए हमने इस वीडियो में कहा था कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब खत्म हो चुकी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब कि अगर हमारी अफगानिस्तान से दोस्ती होगी तो भारत के थ्रेट को बड़ी हद तक काउंटर किया जा सकता है। और ये जो पूरी टफ टेरेन है आपकी इंडस के उस पार, यानी पंजाब और सिंध के वेस्ट का इलाका, केपी और बलोचिस्तान और फिर उससे आगे अफगानिस्तान, यहां हम भारतीय फोर्सेस को एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं होने देंगे। यह है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो कि अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। ईस्टर्न फ्रंट से हमें भारत का खतरा है, वेस्टर्न फ्रंट से तालिबान का खतरा है जो कि टीटीपी के साथ इस वक्त ताल्लुकात को खराब नहीं कर रहे बल्कि उनका एक भाईचारा नजर आता है। साउथ वेस्टर्न साइड पर चले जाएं तो वहां पर बीएलए का एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको अब मुसाद एम्बोल्डन कर रही है। और आपके साउथ में चले जाएं, अरेबियन सी में अमेरिका बैठा हुआ है जो कि ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी पूरी सिक्योरिटी डायनामिक्स बड़ी हद तक कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। और इसमें एक और नया एलिमेंट आ गया है हुसीस का, जिसने पाकिस्तान को मजीद परेशान कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है और अभी राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। यानी जब ये जंग शुरू हुई थी और ईरान ने सऊदी अरब पर हमले किए थे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट था। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ईरान को याद दिलाया कि सऊदी अरब पर जरा हाथ हल्का रखना। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की और कामयाब रही। पाकिस्तान ने जंग के शुरू होने के 40 दिन बाद ही सीज फायर करवा लिया था और एक मेजर विक्ट्री मिली पाकिस्तान को जब हमने इजरायली एम्बिशंस को शैटर करके रख दिया। और अब जब इतनी मुश्किलों के बाद अमन आया तो ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर स्ट्राइक्स दाग रहे हैं और एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और इस सिचुएशन के होते हुए हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के साउथ में उनका एक बार फिर मसला शुरू हो गया है हुसीस के साथ। और कुछ ऑफिशियल्स ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया है राइटर्स को कि पाकिस्तान के जो ट्रूप सऊदी अरब गए थे वो उन सदरन इलाकों में भी तैनात हैं जो कि यमन के साथ लगते हैं। और अगर यमन के हुसीस सऊदी अरब पर हमले करते रहे तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। और आप खुद सोचें पाकिस्तान इस सिचुएशन में क्या अफोर्ड कर सकता है एक नया कॉन्फ्लिक्ट, जबकि आपके ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट हर जगह पर मसले मसाइल हैं। भारत, टीटीपी, बीएलए और अब सदरन साइड से ये वाला मसला यमन का, ये तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली थ्रेटन करेगा। तो पाकिस्तान को यहाँ फूक फूक कर कदम बढ़ाने की जरूरत है और डिप्लोमेसी पर ही जोर देना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी कोशिश यही कर रहा है, सारी साइड्स को कह रहा है कि आप जरा तहम्मुल से काम लें। जिस तरह पाकिस्तान कामयाब हो गया था हॉस्टिलिटीज को कम करने में, पाकिस्तान अब भी वही एफर्ट्स कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक और कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें मुसलमानों के जज्बात जुड़े हैं वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एक और बहुत बड़ा खतरा होगा। मतलब इस वक्त ये नैरेटिव आता है कि हुसीस पर किसने स्ट्राइक्स की हुई हैं, अमरीकियों ने, इजरायलियों ने या सऊदीज ने। तो पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहेगा, इसलिए पाकिस्तान एंड तक कोशिश करेगा कि ये डिप्लोमेसी से हल हो। और इसमें एक सेक्टेरियन मसला भी है शिया सुन्नी का। पाकिस्तान किसी साइड पर नहीं खड़ा होना चाहता ऑफिशियली। सऊदी अरब के साथ हमारे बेमिसाल ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी, तेल वहां से आता है, फिर वो आपको डिफर्ड पेमेंट पर तेल देते भी हैं कि जब आपके पास पैसे होंगे तब दे देना। और ईरान के साथ भी हमारा डीप रूटेड हिस्टोरिकल कनेक्शन है और आपने उसके ऑप्टिक्स पिछले दिनों देख ली हैं कि कितनी इज्जत है, कितनी रिस्पेक्ट है दोनों साइड्स के दरमियान। हुसीस के हमले पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज ये क्रिएट करते हैं कि अगर वो बाब अल मंडब स्ट्रेट को बंद करते हैं तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी मजीद मुतासिर होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो जाती है तो सऊदी अरब के पास एक और रास्ता है बाब अल मंडब स्ट्रेट का, और हुसीस के साथ अगर सऊदीज लड़ते हैं तो वो बाब अल मंडब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देते हैं सऊदी शिपमेंट्स के लिए। और ये सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसी रास्ते से हमारी ऑयल की सप्लाईज आनी है और ये भी अगर
ब्लॉक हो गया तो फिर कहां से आएगा तेल। तो सऊदी अरब के साथ आपके तारीखी, इकोनॉमिक, डिफेंस और मिलिट्री टाइज हैं और इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पॉलिसी हलकों में इस वक्त शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है और इसलिए पाकिस्तान ने ये जो सारी डिप्लोमेसी और मीडिएशन एफर्ट्स में अपना किरदार अदा किया है, ये पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है, क्योंकि ये जंग डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट करती है और पाकिस्तान उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से हिस्टोरिकली पाकिस्तान कभी एक साइड पर खड़ा नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान ने हमेशा बैलेंस किया है, क्योंकि ये हमारे अपने मफाद में भी है। ये जंग पाकिस्तान में एक मसलकी इख्तलाफ को जन्म देती है जो कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर सकती है। पाकिस्तान इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका है और इस पर काबू पा चुका है और अब पाकिस्तान मजीद इसका नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और मसला ये है कि उन दोनों साइड्स के दरमियान आपस में टेंशंस बढ़ रही हैं। जो चाइना ने दोस्ती करवा दी थी 2022 में, वो फिर ख़राब हो रही है इस पूरी सिचुएशन की वजह से और पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं और पाकिस्तान की चारों साइड्स इस वक्त गर्म हो चुकी हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। और सोने पर सुहागा देखें, इनमें से जो दो बड़े चैलेंज हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर, तालिबान और भारत वो एक हो रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान कम से कम वेस्टर्न साइड को अपनी तरफ रखने की कोशिश करता था कि ईस्टर्न साइड से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब सारी तरफ ही लड़ाई होगी तो फिर क्या बनेगा, आप फिर स्क्वीज होंगे और आपकी नेशनल सिक्योरिटी दाव पर लगेगी, हमारे लोग शहीद होंगे, इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं कि एक बड़ी ब्लीक सिचुएशन है ओवरऑल पाकिस्तान की। लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, हर जगह लड़ाई है, फसाद है, दंगे हैं, प्रोटेस्ट है, कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हालात खराब हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो डिफरेंट फ्रंट्स खुले हुए हैं इनको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करे, नहीं तो ये मिलकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस लीडरशिप की मौजूदगी में क्या पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करे और अपने लिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज ना क्रिएट होने दे, या आपके ख्याल में हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा दुश्मनों के इन अलायंसेस की वजह से। एक अलायंस हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो भी देखें और इसको पाकिस्तान किस तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहा है वो भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो एक कंबाइंड थ्रेट है, क्या पाकिस्तान इसको मैनेज कर सकता है या नहीं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली, बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।